हाय जम्मू। आज हम आ चुके हैं एक ऐसी पर्सनालिटी के पास जो जम्मू में एक जाना माना नाम है, जिनका ताल्लुकात आर्ट से है। ये एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ साथ ये कार्टूनिस्ट भी हैं, जो कि अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को कार्टूनों के द्वारा हम लोगों के सामने लाते हैं। तो मैं वेलकम करता हूं राज भगत सर का अपने चैनल विभूतिज लर्निंग सेंटर में। आज वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर मच। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह अगर हम पंजाब की थिएटर इंडस्ट्री की बात करें या फिर बॉलीवुड की बात करें या रीजनल थिएटर इंडस्ट्री की अलग अलग स्टेट्स की बात करें, जम्मू में क्या किस चीज़ का कभी कमी है, किस चीज़ में अभी ज़रूरत है, किस चीज़ में काम करने की और ज़रूरत है, ताकि हम अपना लेवल जो है इस मुकाम तक लेके आएँ। सर आज देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जम्मू में प्लेटफॉर्म की ही कमी है। जो मेन रीज़न है कि यहाँ पे जो टैलेंट होने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिल पाता। बड़े सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनको जानता हूँ, जिन्होंने पूरी उम्र दे दी है यहाँ काम करते हुए, लेकिन फिर भी मतलब जो उस लेवल की पहचान होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली। गुमशुदा आर्टिस्ट रह के वो चले गए। तो इसका यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे एक तो इंडस्ट्री नहीं है, कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। जैसे होता है ना पर्टिकुलर, जैसे आपने नाम लिया लॉलीवुड, बॉलीवुड और ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, तो जम्मू में ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री अगर तो लॉन्च हो ना, कोई प्रोडक्शन हाउसेज हो, तो वो उनके थ्रू उनको काम मिल सकता है। तो थिएटर एक आर्टिस्ट है, वो अपने अंदर के आर्टिस्ट को ज़िंदा रखने के लिए तो वो थिएटर करता है। वो भी साल में कभी एक बार, जैसे एनुअल ड्रामा फेस्टिवल्स होते हैं तो उसमें हिस्सा लेते हैं, मैं भी लेता हूँ कभी कभी। तो इसके अलावा कभी कोई प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो अगर कोई सीरियल बनाते हैं तो उसमें काम मिलता है। लेकिन रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन हाउसेज हों, कुछ ऐसी फिल्म इंडस्ट्री हो जहाँ की टैलेंट को बढ़ावा मिल सके, उनको काम मिल सके, ताकि उनकी पहचान हो, जो उनका आर्ट है वो लोगों तक पहुँचे, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम यहीं पे लैक करते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पे। यही एक बड़ा रीज़न है मेरे हिसाब से। ओके, यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री का जो है अभी डेवलपमेंट एट द वर्ज है, और हो सकता है आने वाले टाइम में हम उस मुकाम को ज़रूर हासिल ज़रूर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब बड़ी सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन हाउसेज जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मतलब ये 2-3 मूवीज़ बनी है पीछे। गीटियाँ आपने नाम सुना होगा, माँ नी मिलदी डोगरी मूवी थी, लकीर। तो बड़े सारे ऐसे प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये टाइम तो लगेगा इस चीज़ में, लेकिन आने वाले समय ये सब चीज़ें होंगी, आई एम श्योर। और अभी रिसेंटली शायद अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी, ये जम्मू फिल्म पॉलिसी को लेके भी गवर्नर ने अभी कुछ दिन 4 दिन पहले की शायद बात है, ये लॉन्च हुआ है। तो होपफुली अगर मुंबई से यहाँ लोग आते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज यहाँ भी काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने पैसे की, तो जो जम्मू के आर्टिस्ट हैं उनको भी काम मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। तो बिल्कुल मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ आने वाले 2-3 सालों में ये सब चीज़ें होंगी होपफुली। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट से अपना रास्ता रखते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए आर्ट क्या है? मेरे लिए आर्ट तो एक मेडिटेशन की तरह है, पूजा है, समझ लो। कि जैसे मान लो मैं बहुत स्ट्रेस में होता हूँ, कभी कभी होता है ना, इंसान फेड अप हो जाता है बड़ी सारी चीज़ों से, तो जब आप आर्ट करते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, एक अंदर से एक शांति का, मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि जैसे आप मेडिटेशन करते हो आधा घंटा, तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है। तो आर्ट करने के बाद मुझे वही फीलिंग आती है। तो मेरे लिए तो ये पूजा है। मतलब मैं अपना पूरी लाइफ आर्ट को ही डेडिकेट कर चुका हूँ। और ये अपना कार्टूनिंग के साथ साथ थिएटर हो गया, मैं सिंगिंग भी करता हूँ, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कि मैं आर्ट के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ हूँ और मैं आर्ट को अपने लिए एक पूजा मानता हूँ, एक मेडिटेशन है मेरे लिए जी। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आप एक प्रोफेशनल हैं, एक लीडिंग न्यूज़पेपर के साथ आप एसोसिएटेड हैं, उसके अलावा आप चंपक मैगजीन है, उसके साथ भी आप प्राइम एसोसिएट, अपना जो एसोसिएशन है आप रखते हैं जी। तो आप किस तरह अपना प्रोफेशनल लाइफ और जो अपना हॉबी है, इसमें कैसे एक इक्विलिब्रियम आप मेंटेन करते हैं? बस टाइम निकालना पड़ता है, कई बार चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा अभी मार्च में शूट था, एक हमने सीरियल का शूट किया डीडी किसान के लिए। होपफुली शायद मे बी नेक्स्ट मंथ वो लॉन्च हो जाए सीरियल। तो अब क्या था कि मैं जैसे जॉब करता हूँ, आपने नाम लिया चंपक मैगजीन का, तो उसका भी बीच में मुझे प्रोजेक्ट्स आते थे। तो क्या होता था, जैसे मेरा शूट चल रहा है, तो शूट खत्म होने के बाद मैं उसी कॉस्ट्यूम में साथ में अपना टैब रखता था और अपना कार्टून भी बनाता था। तो बीच में कभी जैसे मान लो मेरा आज शूट नहीं है तो मैं फ्री हूँ, तो वो जो सामने मुझे सीनरीज दिखती थी, कई बार वो गांव के विलेजर्स रहते थे, तो मैं उनको भी ड्रॉ कर लेता था।
तो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपने शौक को भी साथ साथ आपको मैनेज करना पड़ता है, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको बचपन में बहुत ज़्यादा आर्ट का शौक था, इवन कि मेरे फादर को बहुत ज़्यादा ड्राइंग का शौक था। मैं बताना चाहूँगा मुझे उनसे ये आर्ट का ये गिफ्ट मिला है, समझ लो भगवान ने मुझे दिया है। और मैं चाहूँगा कि आपको ये बताऊँ कि मेरे फादर भी बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन वही टाइम जब धीरे धीरे वो इंसान अपनी जिम्मेदारी में फंसा जाता है तो वो चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका पैशन है, उसे छोड़ो मत। आपको जब भी टाइम मिलता है, आप चाहे आप किसी भी जॉब में हो, लेकिन अगर आपको सिंगिंग का शौक है तो आधा घंटा ही सही कोई 2 गाने ज़रूर गुनगुना लो। अगर आपको एक्टिंग का शौक है तो मिरर के सामने खड़े होकर कुछ 2 डायलॉग्स बोल लो। और आजकल तो कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सिंगिंग करो और यूट्यूब पे डाल दो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, लोग आपका टैलेंट देखते हैं। तो ये है कि बैलेंस आपको खुद ही बनाना पड़ेगा उस चीज़ में कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपने आर्ट को भी साथ लेके चलें। जी सर, इस बात का मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आप गाना भी गाते हैं। ये अभी आपने हमारी जो गुफ्तगू हो रही है जी, इसमें आपने बताया कि आप गाना भी गाते हैं। तो मैं चाहूँगा जो ये हमारी ऑडियंस देख रहे हैं इनके लिए कुछ लाइनें सर, कुछ लाइनें प्लीज़ सर। एक्चुअली मैं इतना प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ आपको, बस ऐसे ही गुनगुना लेता हूँ। तो मैं क्या सुनाऊँ, चलो 2 लाइन सुना देता हूँ, बट मैं अगेन कहना चाहूँगा मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बस शौकिया गाता हूँ। ओके। एक दिन तेरी राहों में, बाहों में, पनाहों में आऊंगा, खो जाऊंगा, एक दिन तेरा हो जाऊंगा। ये दिल तो ना कह सका ये बातें, दिल तो ना कह सका। थैंक यू। क्या बात है सर, आपकी आवाज़ में तो जादू है। थैंक यू आप बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे हैं सर। थैंक यू। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बस शौकिया गाता हूँ। मुझे ये था कि शौक था इंडियन आइडल का, मैं बड़ी बार इंडियन आइडल के ऑडिशंस के लिए गया, सारेगामापा, वॉइस ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों के लिए बहुत भागा हूँ। रेडियो में मैंने ऑडिशंस दिए लेकिन चांस नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैंने अपने उस टैलेंट को ज़िंदा रखा है। जब मौका मिलता है शाम को स्टार मेकर में मैंने अपनी एक आईडी बना रखी है, तो वहाँ भड़ास निकालता हूँ कभी। तो ये कि करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल नहीं हूँ। बाकी चाहूँगा फिर भी थैंक यू, आपने पसंद किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आप हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मेरा मैसेज ये रहेगा, जो आजकल की जो यूथ हैं, जनरेशन, जो बच्चे बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स उनको मना करते हैं, यार ये किस काम में लग गए। इवन कि मेरे अपने रिलेशन में, मैं नाम नहीं लूँगा, गुस्सा करेंगे, मुझे डांटेंगे, तो वो अपने बच्चों को बड़ा बोलते थे, यार तुम आर्ट में लगे रहते हो, फुटबॉल सीखो, क्रिकेट सीखो, कुछ और काम करो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो मैं बताना चाहूँगा ये बेकार की चीज़ नहीं है। ये जो आर्ट में आपको कुछ भी हो, चाहे वो सिंगिंग, डांसिंग या पेंटिंग, ये आपको एक गिफ्ट दिया है भगवान ने, तो आप उसको भगवान की निरादरी ना करें, उस चीज़ को ठुकरा कर। जो भी आपको चीज़ मिले उसे आप अपना पैशन बनाएं। तो इसमें भी बड़े सारे आपके अब स्कोप बन चुके हैं। मतलब अगर मैं कार्टूनिंग की बात करूं तो इसमें जैसे मैं चंपक मैगज़ीन की बात कर रहा हूं, इवन की मूवीज़ बनती हैं, तो मूवीज़ में जैसे मूवीज़ बनने से पहले स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है। मैंने भी कुछ सीरियल्स के लिए स्टोरी बोर्ड बनाया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके लिए मैंने बनाए हुए। तो आप उसमें जा सकते हैं, आप प्रोफेशनली इस चीज़ को अपना सकते हैं, इसमें आपको अच्छी इनकम भी हो सकती है, आपका नाम भी हो सकता है। तो मेरा ये मैसेज है कि अपने पैशन को हमेशा आप लेके चलिए साथ, छोड़िए मत। जी सर, मैं चाहूँगा आपके जो डिजिटल आर्ट्स हैं जो आपके टैब में अवेलेबल हैं, अगर कुछ आपका ग्लिम्स उसके हमारे ऑडियंस को दिखाएं। हाँ, मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा। मेरे पास कुछ स्केचेस में भी इसमें पड़े होंगे, कुछ कार्टून्स वैसे हैं इसमें। जैसे ये एक कार्टून है, ये दफ़ा 370 जब तोड़ी गई थी तो उसको लेके ये महबूबा मुफ्ती और अपने रविंद्र रैना जी दोनों की बहुत बहसबाजी हुई थी। तो मैंने उस पर दिखाया, जैसे वो रूस्टर्स मुर्गे लड़ते हैं ना केंचुए के लिए, तो वो ये उस पे बनाया हुआ है। इसमें ये कि कार्टून्स में हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, किसी धर्म को लेके ना बनाएं। कि लोगों को होता है ना कि अपने किसी के धर्म पे आप बना दो तो इस पर बहुत ज़्यादा बवाल भी मच सकता है, तो हमें वो चीज़ों का ध्यान रखना है। कार्टून एक ह्यूमरस चीज़ है, तो आप इसको फ़न के तरीके से लें ताकि जो सामने वाला देखने वाला उसको हंसी आए। जैसे मैंने ये कार्टून बनाया, तो अगर रविंद्र रैना जी ने ये देखा होगा तो उनको हंसी आएगी। तो ये ना हो कि किसी को हर्ट कर जाए, वो गुस्सा कर जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें मेरा एक स्केच भी होंगे, इसमें कुछ मैंने बनाए थे। जैसे ये मुंबई कमिश्नर
उनका एक बनाया था मैंने डिजिटल में। ये कैरिकेचर मैंने बनाया था बाल ठाकरे जी का। ये जब उनकी पीछे एक कंपटीशन हुआ था, एक मतलब वो नेशनल लेवल पे था, तो उसमें कैरिकेचर्स ही बनाने थे पर्टिकुलर, तो मैंने ये बाल ठाकरे जी का बनाया था। तो बहुत सारे हैं इसमें और भी, तो मुझे ढूंढने पड़ रहे हैं। मैं अगेन मैं माफ़ी चाहूँगा। ये विराट कोहली, ये क्या बात है। ये विराट कोहली का मैंने पोर्ट्रेट बनाया था, ये डिजिटल में ही बना हुआ है। तो मैं इसके अलावा शीट पे भी काम करता हूँ, बट आजकल टाइम की नीड है कि डिजिटल वर्क भी होना चाहिए। तो डिजिटल आर्ट का दौर है, फ़ोटोशॉप, बड़े सारे सॉफ्टवेयर हैं जिस पे आजकल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो मैं भी ये चीज़ें अपना ली हैं क्योंकि टाइम की नीड है। तो आप शीट पे जो काम करते हैं वो तो करिए, लेकिन टाइम के साथ साथ अगर चलना तो आपको डिजिटल आर्ट भी आना चाहिए। हाँ। जी राज सर, मैं खुशनसीब हूँ कि मैं जम्मू से हूँ और आप जैसे पर्सनालिटी हमारे जम्मू से बिलोंग करती हैं। ऊपर वाला भी किसी किसी को ऐसी बख्श देता है और आप खुशकिस्मत है कि उन्होंने आपको इस बख्श से नवाजा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और ये थे हमारे हरफन मौला राज भगत जी। ऐसी वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। वी आर एक्टिवली अवेलेबल ऑन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। Keep liking, sharing and commenting our channel. So stay tuned, stay blessed and stay connected. Thank you.